नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं एज अ क्रैश कोर्स, यानी ये सोचते हुए कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और परीक्षा के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों के रूप में, MCQs के रूप में, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके रूप में, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकल गणित के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो चलिए सर, आज की क्लास का पहला प्रश्न बिल्कुल जल्दी से, उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन आपके हाथ के अंदर है और हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में भी हैं। यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई हो तो dy बाई dx का मान क्या है? इफ x टू द पावर y is equal to e to the power x minus y, then find the value of dy by dx. चलिए सर, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, फटाफट जल्दी से इस प्रश्न को हल करना है आप लोगों को। If x to the power y is equal to e to the power x minus y, then find the value of dy by dx. जब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब पद को हम पूरी तरह से y बराबर फंक्शन ऑफ x या x बराबर फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में जो काम किया था वही काम हमको करना होगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है x और उसकी पावर y के रूप में, या y की पावर x के रूप में, x की पावर सम फंक्शन ऑफ x के रूप में, तो हमें क्या करना होता है? लॉग लेकर के प्रश्न को हल करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। टेकिंग लॉग, और जैसे ही आप लॉग लेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? लॉग ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई, पावर बाहर निकालते हुए y, लॉग x इज इक्वल टू पावर बाहर निकालते हुए x माइनस वाई लॉग e। और आपकी जानकारी के लिए लॉग e का मान क्या होता है? लॉग e का मान 1 के बराबर होता है। तो रिजल्ट क्या रहा हमारा? रिजल्ट है y लॉग x बराबर x माइनस वाई, लॉग e का मान 1 के बराबर हो गया। चलिए इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। और जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो यहां पर बाई प्रोडक्ट दो पद हो गए, y को बाहर रखते हुए log x का अवकलन क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में 1/x प्लस log x को बाहर रखते हुए y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में 1 और y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। dy बाई dx के पद आप लेफ्ट के अंदर ले लेते हैं और y बाई x को हम लोग राइट के अंदर ले लेते हैं। तो स्थितियां क्या बनने वाली हमारी? हमारी स्थितियां हो गई log x dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx कॉमन करने पर रिजल्ट है log x प्लस 1 इज इक्वल टू x आपका लसअप x माइनस वाई। तो कुल मिलाकर के सर dy बाई dx, यहां पर देखिए अब जो मैंने प्रोसेस एडॉप्ट किया उस प्रोसेस का रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। x माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग x, हमारा परिणाम तो ये बनकर के आ रहा है। जो चार ऑप्शन में कहीं पर भी मुझे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। देखो ये उत्तर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन हमारी गलत नहीं है, ये आपको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि जो काम हमने किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन चार उत्तर में नहीं मिला।
और जब 4 उत्तर में नहीं मिला तो क्या करोगे, लौट करके वापस से इस स्थान के ऊपर अवकलन करने से पहले की स्थिति की बात करेंगे हम लोग, है ना। दोबारा यहां तक हम लोग लौट पा रहे हैं, अवकलन से पहले तक की स्थिति, और यहां से मैं y का मान लेना चाहूंगा, यानी इसी स्थान से y का पक्षांतर करते हुए y प्लस वाई लॉग x बराबर x, और y कॉमन लेते हुए 1 प्लस लॉग x बराबर x हो गया, और यहां से y बराबर x अपॉन 1 प्लस लॉग x हो गया, यानी कि इसको मैंने स्पष्ट फलन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, y जो है x के पद में ले लिया। अब अवकलन करते हैं, और अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, क्वोशिएंट रूल की बात करते हैं, हर अंश हर के अंदर हर 1 प्लस लॉग x, अवकलन अंश का x का 1 माइनस x, अवकलन हर का 0 प्लस लॉग का 1 अपॉन x, और हर का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो बताइए dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, अंश के अंदर 1 प्लस लॉग x माइनस 1, क्योंकि x का जब गुणा 1 बाई x से करेंगे तो 1 हो गया, और 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये 1 से 1 आपका कट गया, और dy बाई डी एक्स का मान क्या बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि दोनों ही तरीके आपके सही थे। इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते तो हमारा रिजल्ट एक्स वाई के मिक्स फॉर्म के अंदर होता है, और जब आपका रिजल्ट केवल x के फॉर्म में है, इसका मतलब ये स्पष्ट फलन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद प्रश्न किया गया है। प्रीति जी, मनीषा जी, दोनों के आंसर जो है हमारे वो सही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा 2 x प्लस 3 माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर इंफिनिटी अगर है तो a और b के मान क्या होंगे। इफ द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b के मान कितने होंगे, क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूं और उसके बाद इस प्रश्न को मैं हल करता हूं। यानी थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि अनंत उत्तर आ रहा है, और आपके लिए निवेदन ये करता हूं अनंत उत्तर तब आएगा जब अंश के अंदर x बचेगा, ताकि x का मान अगर अनंत है तो अनंत उत्तर आ जाए। मान लेते हैं अंश में की तुलना में हर में अगर x बच गया और x का मान अगर अनंत रख दिया गया तो उत्तर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने को प्रश्न को हल करना चाहिए। चलिए इसको हल कर लेता हूं मैं भी। प्रश्न क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहां पर एलसीएम लेने की कोशिश सबसे पहले करता हूं। 2x प्लस 3 एलसीएम लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए एक्स का या गुणा 2x प्लस 3 के साथ में माइनस बी का गुणा 2x प्लस 3 के साथ में, और ये लिमिट वैल्यू हमारी इंफिनिटी है। चलिए आगे बढ़ते हुए एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा करने पर माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स माइनस 2b एक्स और माइनस का 3b अपॉन में 2x प्लस 3, ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। चलिए यहाँ से मैं अरेंज करता हूँ। मनीषा जी, आपका आंसर आ रहा है, लेकिन इस बार आपका उत्तर गलत आ रहा है। मनीषा जी, थोड़ा सा मैं बात करूँगा आपके साथ में ये प्रश्न करने के बाद। x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि जो आपका आंसर आ रहा है, चलिए पहले मनीषा जी से बात कर लेते हैं। आपने अपना उत्तर ऑप्शन ए दिया है, ध्यान देना ऑप्शन ए में b नॉट बिलोंग्स टू r, यानी b वास्तविक संख्या ही नहीं है, आप तो ऐसा कह रहे हैं। जबकि इस प्रश्न के अंदर सबसे गलत जवाबों में अगर कोई जवाब है तो गलत जवाबों में ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत जवाब है, क्योंकि बी भाई दोनों के अंदर वास्तविक संख्या नहीं है, तो आयोटा का पद तो नहीं होगा, काल्पनिक स्थिति है नहीं, वास्तविक संख्याओं के लिए प्रश्न हमारा है, तो ए और बी सबसे गलत जवाबों में से हमारा जवाब है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो यहां पर एक्स स्क्वायर के पद की बात करता हूं, तो
तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारा रिजल्ट क्या रहा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2a। एक्स के पदों की बात करें तो माइनस में 3 माइनस कॉमन आने के बाद में 3a प्लस 2b एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया। और अचर पद की बात करने पर 5 माइनस 3b अपॉन में 2x प्लस 3। ध्यान दीजिए, ये अनंत तभी हो सकता है जब अंश में ये वाला पद बचा रहे, ताकि क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स हमारा एडजस्ट हो जाए, एक एक्स कट गया है ऐसा सोचते हुए एक एक्स फिर भी बचा और एक एक्स बचेगा अंश में, तब वह अनंत परिणाम देगा। ठीक है ना, यह तभी संभव है, यह तब संभव होगा जब 1 माइनस 2a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये बचेगा नहीं, और ये बचेगा नहीं तो यहां पर x x आपका मैनेज हो जाएगा, और इस दूसरे पद में ये अपॉन में x बचने पर उत्तर 0 आ जाएगा। बात समझ गए ना, तो इसका मतलब ये तभी होगा संभव जब 1 माइनस 2a नॉट इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आपका आ रहा है माइनस 2a इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो a इज नॉट इक्वल टू 1/2। और b के बारे में कोई हमारे पास में कोई स्थिति नहीं है, b आया नहीं है, और b नहीं आया तो इसका मतलब b तो हमेशा एक रियल नंबर के रूप में होगा। ये अपने प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मनीषा जी, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आया होगा, आपने अपना उत्तर सही दिया है ना। हाँ सॉरी सर, सी नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, a नॉट इक्वल टू 1/2 और b बिलोंग्स टू r। तो b बिलोंग्स टू, है ना, b नॉट बिलोंग टू r, ये स्थिति हमारी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/2। चलिए आपको हिंट दे देता हूं कि जो sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको आप y माने, और वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप z माने। तो मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पद का दूसरे पद के सापेक्ष अवकलज, यानी कि पहले पद को जब sec इनवर्स को हमने y माना, दूसरा पद उसको हमने z माना, तो y का z के सापेक्ष अवकलज dy बाय dz मुझे ज्ञात करना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला पद जो sec इनवर्स का पद है उसको आप y मानेंगे, x के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे, dy बाय dx प्राप्त करेंगे। दूसरा पद वर्गमूल वाला जो पद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों को z मानना होगा, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, dz बाय dx को प्राप्त करेंगे, और फाइनली y का z के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो dy बाय dz, यानी dy बाय dx के परिणाम में dz बाय dx के परिणाम का भाग लगा देंगे और अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लोग यहां पर मानते हैं, पहला पद उसको y माना, y बराबर sec इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का मुझे अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में, सीधा सीधा नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने जो बात की है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस, तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का जो अवकलज होता है उस प्रोसेस को यहां पर एडॉप्ट करना है। तो मैं यहां पर मानूंगा x बराबर cos थीटा मान लेता हूं, लास्ट में जब आवश्यकता पड़ेगी तो थीटा को मेरे द्वारा cos इनवर्स x से लिख दिया जाएगा। तो x cos थीटा माना, जैसे ही cos थीटा आप मानते हैं तो रिजल्ट क्या रहा सर, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है आपका sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये परिणाम हमारा रहता है cos 2 थीटा का परिणाम है, और नीचे से cos जब ऊपर गया तो sec हो गया,
sec इनवर्स ऊपर जाने पर sec 2 थीटा हो गया। ध्यान दीजिए sec इनवर्स sec कैंसिल होते हुए 2 थीटा y, और थीटा का मान जब रखेंगे तो y बराबर 2, और थीटा कौन है? cos इनवर्स x है। चलिए अब मैं इसका अवकलन करना चाहता हूं dy बाय dx। तो ये रहा 2 cos इनवर्स का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये परिणाम dy बाय dx का हो गया। वापस से ध्यान देना, पहला पद हमारे द्वारा y मानते हुए x को cos थीटा लेते हुए, थीटा cos इनवर्स x को सोचते हुए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का cos 2 थीटा 1 अपॉन cos sec 2 थीटा, और sec इनवर्स sec कटता हुआ 2 थीटा, थीटा का मान रखना, और लास्ट में अवकलन करना dy बाय dx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाय dx आ गया। और दूसरे को z माना जा रहा है हमारे द्वारा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करते हैं dz बाय dx। तो चलिए चैन रूल लगाते हुए पहले वर्गमूल x का, वर्गमूल x का क्या होगा? 1/2 वर्गमूल x, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से चैन रूल लगाते हुए पहले तो रूट x का हो गया, अब वर्गमूल के अंदर वाला पद 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये आपका 2 से 2 कट गया। तो dz बाय dx बराबर -x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न कह रहा था sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज। ध्यान दें, इसको मैंने जब y माना तो रिजल्ट क्या आ रहा है? y का दूसरे को z मानने पर z के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है, और जब y का z के सापेक्ष अवकलज करेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? dy बाय dz। ये रिजल्ट है dy बाय dx के अंदर dz बाय dx का भाग देना, और dy बाय dx ये रहा आपका -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dz बाय dx हो गया हमारा -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2/x हो गया। ये मेरा उत्तर हो जाता है। कब हो जाता? जब x का मान 1/2 नहीं होता। मेरा प्रश्न कह रहा है x बराबर 1/2 पर ज्ञात करना है। तो यहाँ dy बाय dz एट x इज इक्वल टू 1/2। तो ये रहा आपका 2/x का मान 1/2 भाग उलट गुणा होकर के अपना आंसर क्या बन गया? 4। ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। तो थोड़ा सा प्रश्न हमारा लंबा भी था क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात भी हो रही थी और उसके बाद अवकलज की बात भी कर रहा था। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज को ज्ञात करने की बात हुई थी। अगला प्रश्न हमारा x है a cos t प्लस टी साइन टी, y बराबर a साइन टी माइनस टी cos t हो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ये भी प्रश्न आपका लंबा है, देखना है। x हमारे पास में t के पद में x इज इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू a साइन टी माइनस टी cos t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना है ना। तो ये पोजीशन भी आपकी लंबी रहने वाली है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, चूंकि x t का फलन है, y भी t का फलन है, तो dx बाय dt निकालना है, dy बाय dt निकालना है, और उसके बाद dy बाय dx निकालना है। पहला काम। दोबारा मुझे अवकलन करना है, और दोबारा अवकलन मुझे फिर से x के रेस्पेक्ट में करना है, d2y बाय dx स्क्वायर, और वहां पर जो t का पद होगा उसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन dt बाय dx हो जाएगा। उसका मान रखते हुए हमें अपने प्रश्न का उत्तर निकालना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार की बात हो रही है हमारी। देखो, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t है। अवकलन करने पर
dx बाई dt की बात हो रही है t के रेस्पेक्ट में a। देखो cos का अवकलन माइनस साइन t, u इंटू वी t, साइन का क्या हो गया cos t प्लस साइन t, और t का क्या हो गया 1। यहां से प्लस का साइन t और माइनस का साइन t कट गया, dx अपॉन dt क्या हो गया at cos t, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, x का मान ये हो गया। चलिए इसी क्रम के अंदर y का भी हमको अवकल गुणांक dy बाई dt ज्ञात करना है। y इज इक्वल टू a साइन t माइनस t cos t, dy बाई dt की बात करते हैं a, साइन का क्या हो जाएगा cos t। चलिए माइनस t, देखो माइनस t को पहला पद लेते हैं, cos का हो गया माइनस साइन t, या एक काम करते हैं माइनस को हम बाहर ही रख लेते हैं, माइनस बाहर, t cos का माइनस साइन t प्लस cos t और t का हो जाएगा 1। जब मैं इसको ओपन करता हूं या कोष्टक गुणा करते हैं खोलते हैं तो cos t माइनस में से गुणा प्लस t साइन t, फिर से माइनस का cos t, पता लगा माइनस cos t प्लस cos t कट गया और ये रिजल्ट है at साइन t, और किसका मान है dy बाई dt का मान है। इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, y वाला रिजल्ट dy बाई dt ऊपर रहेगा, x वाला रिजल्ट dx बाई dt का मुझे भाग देना होगा, ठीक है। dy बाई dt में dx बाई dt, dy बाई dt इक्वेशन नंबर 2 से at साइन t, dx बाई dt इक्वेशन नंबर 1 से at cos t, तो a से a t से t कट गया और रिजल्ट रहा साइन बटा cos tan t। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, dy बाई dx tan t के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां विशेष बात क्या है, दोबारा मुझे अवकलन करना है और वो दोबारा अवकलन x के रेस्पेक्ट में करना है। ये सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है, और खास बात ये यहाँ है कि हम में से मनोज जी के, प्रीति जी के, मनीषा जी का और विकास जी का इस प्रश्न का उत्तर सबका सही आ गया है। पुनः x के सापेक्ष अवकलज, राम प्रकाश जी आपका भी आंसर आ रहा है लेकिन उत्तर गलत आ रहा है ना, दोबारा से आपको चेक करने की आवश्यकता है। जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो रहा है d2y बाई dx स्क्वायर, सामने चेन रूल लगेगी, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t और t का होगा dt बाई dx। dt बाई dx का मान इक्वेशन नंबर 1 से रखा जाना है। तो ये रिजल्ट है आपका sec स्क्वायर t dt बाई dx, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन at cos t, तो ये सर 1 अपॉन at तो अलग रहा, नीचे से cos ऊपर जाएगा, sec में कन्वर्ट होते हुए sec क्यूब t हो जाएगा। अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए राम प्रकाश जी, दूसरा कमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। निम्न में से कौन सी सीमा अस्तित्व में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? केवल ऑरली प्रश्न है ना, लिख करके करने की हमें आवश्यकता नहीं है। विकास जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया है। मनीषा जी आपका भी प्रश्नों का उत्तर सही है, राम प्रकाश जी आपका भी उत्तर सही है, प्रीति जी आपका भी उत्तर सही आ चुका है। चलिए सर, सीधी सी बात है, मनोज जी आपका भी आंसर सही है। ध्यान दीजिए भाई, जो अपना फंक्शन है मॉड x अपॉन x, ये कौन सा फलन है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा है सिग्नम फलन है। और सिग्नम फंक्शन का जब आप ग्राफ देखते हैं तो आपने देखा होगा
कि जब मैं x अक्ष y अक्ष उनके नेगेटिव डायरेक्शंस की बात करता हूं, ये 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, तो 0 पर ग्राफ आपका 0 होता है। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू इस प्रकार से चला करती है और नेगेटिव वैल्यू यहाँ से ये इस क्रम में चलता है। इसका मतलब 0 के ऊपर फलन हमारा सतत नहीं होता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब 0 पर ये फलन सतत भी नहीं है, 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व भी नहीं है, और 0 के ऊपर यह अवकलनीय भी नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 0 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, और x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा जो है अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका सीमा विद्यमान नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। मनीषा जी कह रहे हैं कि ये मॉड फंक्शन नहीं, क्या? बिल्कुल मनीषा जी, मॉड फंक्शन नहीं है। एस के मौर्य जी, आपका भी उत्तर सही रहा था इस प्रश्न के लिए। मॉड फंक्शन का मतलब केवल मॉड ऑफ एक्स हुआ करता है, समझ गए ना। इसमें मॉड एक्स के अंदर एक्स का भाग दिया है, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन कहलाता है। जब मॉड एक्स के ग्राफ की बात करोगे ना आप, तो मॉड एक्स का ग्राफ हमारा इस प्रकार से बना करता है, ये 0 के ऊपर। ये होता है हमारा y बराबर x, और इधर होता है अपना y बराबर -x। तो मॉड फंक्शन और उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई हो तो dy बाई dx क्या है? इफ साइन x if sin y is equal to x sin a plus y, then find the value of dy by dx। चलिए सर, आपका जो प्रश्न है उसका परिणाम देखो, उसका जो परिणाम है y के पद में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रश्न है वो x के पद में हमारा स्पष्ट फलन रहेगा, ठीक है। तो x के पद में चूंकि ये स्पष्ट फलन है, x बराबर सम फंक्शन ऑफ y की बात करना है, और उसके बाद में मुझे इसका y के सापेक्ष अवकलन करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी पहला काम x का मान y के पदों में निकालें, और उसके बाद y के सापेक्ष आप उसका अवकलन करें, और आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर विकास जी आपका आंसर आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका उत्तर जो है विकास जी बिल्कुल सही है। देखिए किस प्रकार से हमको करना होगा। भाई जो चीज़ आपको दे रखी है उसके अंदर x बराबर, x का मान चाहिए, ये रिजल्ट रहेगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करने की बात कर रहा हूं, और जब y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये होगा dx अपॉन dy। यहां पर हर साइन a प्लस वाई, अवकलन अंश, अंश के अंदर साइन y का अवकलन cos y, माइनस अंश साइन y, और अवकलन हर का यानी साइन का पद उसका अवकलन cos a प्लस वाई अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। चलिए थोड़ा सा जब विचार करते हैं गंभीरता पूर्वक, तो ऊपर की स्थिति क्या बन रही है हमारी? साइन
a प्लस वाई को अगर a पढ़ता हूँ और cos y में y को b पढ़ता हूँ तो हमारा परिणाम है sin a cos b माइनस cos a sin b, ऊपर sin a माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन गया और sin a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। चलिए जी, ये रिजल्ट है हमारा dx अपॉन dy इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। और इसके बाद जब आप इसके रेसिप्रोकल फॉर्म की बात करते हैं तो रिजल्ट हमारा रहा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा और ऑप्शन नंबर डी के द्वारा ये आपका रिजल्ट रहेगा। हाँ, मनीषा जी, प्रीति जी, राम प्रकाश जी और जसवंत जी, आप सबके आंसर भी सही थे इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि y बराबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रयोग करते हुए x को मानते हुए इस प्रश्न को आपको हल करना है। If y is equal to tan inverse square root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x, then find the value of dy by dx. सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला आप लगाएं जिससे कि एक कटे, इसको आप सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये सरलतम रूप के अंदर आ जाए उसके बाद आप इसका अवकलन करना है। विकास जी, आपका कमेंट आ रहा है मैथ्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए जब आप पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ें तो आपकी जानकारी में थे, कुछ चीज़ें आप लोग तैयार कर चुके हैं। जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप एक जगह पर आप इकट्ठा करते रहें, है ना। विकास जी, प्रीति जी, मनोज जी, आप तीनों के आंसर सही हैं। मनीषा जी, आपका भी उत्तर सही आ चुका है। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हुए बात करें। 1 माइनस ऊपर अंश के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की स्थिति और नीचे की ओर 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सॉल्व करते हुए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 1 कटते हुए हर के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या 10 तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया, y x बाई 2 है तो अवकलन करने पर dy बाई dx क्या हो गया 1/2 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो अभी जो है राम प्रकाश जी, जसवंत जी, आपके भी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 x e टू द पावर x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यानी इस फलन की सीमा मान की आवश्यकता है। वापस सुन लें प्रश्न क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x e टू द पावर x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स। भी आसान प्रश्न है, हो सकता है दिखने के अंदर आपको प्रश्न परेशान कर रहा होगा, लेकिन प्रश्न इजी है, अप्रोचेबल है और हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं। चलिए विकास जी, आपका आंसर सबसे पहले आ रहा है। मनीषा जी, आपका भी जवाब सही है। विकास जी, मनीषा जी, दोनों के जवाब सही हैं। भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, DLH रूल की बात करनी है, क्योंकि जो हमारे पास में अगर x का मान 0 लगाता हूं तो ये 0/0 की स्थिति है हमारी। तो कुल मिलाकर के इनिशियली हमारे पास में
जो रूप है वह 0/0 रूप है। अगर आप x का मान 0 लगाओगे तो पहला पद 0 हो गया, माइनस log 1 वो आपका 0 हो गया, हर में 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0/0 रूप की स्थिति आ रही है। मनोज जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। तो DLH रूल लगाना है, अंश में हर के अंदर अवकलन करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब अंश में अवकलन करेंगे तो यहां पर u इंटू वी की बात करें, x बाहर पहला पद, दूसरे का अवकलन e⁻x प्लस e⁻x, x का अवकलन 1, log का अवकलन 1/1 प्लस x, और x स्क्वायर का अवकलन क्या हो रहा है 2x। लेकिन अभी अगर मैं देखता हूं इसको तो अभी भी हमारे पास में आंसर क्या है 0/0 रूप का है। चलिए राम प्रकाश जी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी के रूप में, डी के रूप में, तो गलत उत्तर है, वापस से आपको चेक करना चाहिए। प्रीति जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। तो अभी भी स्थिति जब आप देखोगे 0/0 रूप की है, तो एक बार वापस से आप DLH रूल को और फॉलो कर लें, और जब दोबारा आप DLH रूल की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x और e की घात x, पहला पद x, e की घात x का अवकलन e की घात x प्लस e की घात x, x का अवकलन 1, e की घात x का e की घात x, माइनस देखिए 1/1 प्लस x का अवकलन करना है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और चैन रूल से ये 1 हो गया, अपॉन में 2x का 2 हो गया। चलिए अब 0/0 रूप की स्थिति हट गई है, हम इसकी लिमिट वैल्यू लेने की बात कर लेते हैं। जैसे x के स्थान पर 0 लगाएंगे तो पहला पद 0 हो गया, दूसरा पद e की घात 0, तीसरा पद e की घात 0, माइनस का गुणा प्लस 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो कुल मिलाकर के 1 प्लस 1 अपॉन 2, अपना उत्तर क्या हो गया 3/2। अपना प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो इजी अप्रोच का प्रश्न हमारा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सीधा सीधा उत्तर है। कौन सी थ्योरम है? यदि एक वक्र इस पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी के मध्य सतत है यानी कंटिन्यूअस है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द कर्व, तथा वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा रखता है, एंड देयर इज अ यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो वक्र में बिंदुओं ए और बी के मध्य कम से कम एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व होता है जहां स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर होती है। यह निष्कर्ष, यह कथन किसका है? रॉल्स थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, और या मैक्लेरियन थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है सर? भाई अगर मान लिया मैं किसी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं और एक वक्र को मैं यहां पर इस प्रकार से डिफाइन करना चाहता हूं, ये ऐसा वक्र है मेरा। हम कह रहे हैं वक्र जो है, वक्र के दो बिंदुओं ए और बी, ये इस प्रकार से मान लेते हैं, एक बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु वक्र के ऊपर बी है। समझ गए? ए और बी वक्र के दो बिंदुओं के मध्य में वक्र कैसा है? सतत है, कंटिन्यूस है, क्योंकि ए से बी तक मैं इस वक्र को आराम से तसल्ली से बनाने की स्थिति में हूं, है ना, बगैर अपना पेन पेंसिल को उठाए। तो ए से बी के मध्य में वक्र कैसा है? कंटिन्यूस है, सतत है। मनीषा जी आपका आंसर आ रहा है, लेकिन इस बार आपका आंसर गलत है। उसके बाद में कह रहा है वक्र के प्रत्येक बिंदु के ऊपर उसकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वह स्पर्श रेखा हमारी कैसी है? अद्वितीय स्पर्श रेखा है। तो ए और बी के मध्य में कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वह जीवा ए बी के समांतर है। आप देख पा रहे हैं ये जीवा है हमारी, ए से बी को अगर मैं मिला लेता हूं तो ये जीवा है। हम ये कहना चाह रहे हैं इस ए बी के मध्य में एक बिंदु कम से कम ऐसा होगा, लाइक एज ये बिंदु हमारा जिसको कि हम लोग सी कहा करते हैं, इस पर वक्र की स्पर्श रेखा
कैसी है? जीवा ए बी के समांतर है। और हमारा ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए मनीषा जी पहला कमेंट आपका गलत था, प्रीति जी पहला कमेंट आपका भी गलत आ रहा है, मनीषा जी दूसरा कमेंट आपका सही आ रहा है। और ये स्टेटमेंट हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। समझ गए? चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। यानी सीधा सीधा स्टेटमेंट के ऊपर आधारित प्रश्न भी हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर नहीं पूछा गया, लेकिन राजस्थान के बाहर की परीक्षाओं के अंदर, दिल्ली के अंदर ये प्रश्न इस स्टेटमेंट के ऊपर पूछा गया है। नेक्स्ट, यदि fx हमारा है sin x बटा e की पावर x और अंतराल 0, में x का वह मान जिसके लिए रोल प्रमेय संतुष्ट होती है। अब देखो रोल लिखें, रोले लिखें, एक ही बात है ना भाई। जैसे रोल है, इसका मतलब ये रोले प्रमेय की बात हो सकती है, अंग्रेजी में रोल्स थ्योरम। ठीक है, यहां पर ये डबल एल नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है जी, तो चलो फलन हमारे पास में है साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स की बात कर रहा है। अंतराल आपको दे रखा है इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और उसके अंदर x का वह मान जिसके लिए रोल थ्योरम संतुष्ट होती है। अब मुझे बताइए रोल थ्योरम्स के स्टेटमेंट 3 होते हैं। एक, फलन का क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना। दूसरा, फलन का दिए गए ओपन इंटरवल के अंदर अवकलनीय होना, डिफरेंशिएबल होना। और तीसरी शर्त होती है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का होना। तो हमारा प्रश्न कह रहा है वह स्थिति जिसके लिए रोल प्रमेय संतुष्ट होती है वो x का मान क्या होगा। अगर ऐसा है, तीनों स्टेटमेंट अगर पूरे होते हैं, तो एफ डैश सी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर हुआ करता है। चलिए यहां पर अपने आंसर आने शुरू हो रहे हैं। विकास जी, प्रीति जी, आपके आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर जो है सही होंगे। तो रोल्स प्रमेय के लिए एफ डैश सी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर हुआ करता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा। ध्यान दीजिए, एफ एक्स हमारा है साइन एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स। मैं यहां से इसका अवकलन करने की बात करता हूं, एफ डैश एक्स। यू अपॉन वी क्वोशिएंट रूल की बात करता हूं, हर ई टू पावर एक्स अवकलन अंश कॉस एक्स माइनस अंश साइन एक्स अवकलन हर ई टू पावर एक्स अपॉन हर का होल स्क्वायर ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ई टू पावर एक्स अंश में कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ई टू पावर एक्स हमारा कट गया, तो एफ डैश एक्स क्या बन गया? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स। चलिए, है ना, रोल्स थ्योरम के लिए क्या होता है? एफ डैश सी बराबर 0 हुआ करता है। और जब एफ डैश एक्स हमारा आ गया तो इसी को एक्स को सी में आप कन्वर्ट कर दें, या एक्स का मान चाहिए तो एक्स के अंदर ही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई। एक्स का मान चाहिए, जो सी का मान है वही तो एक्स का मान होगा। तो यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स 0 के बराबर होगा। हमारे दिमाग में आना चाहिए ई टू पावर एक्स कभी भी 0 नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब 0 अगर होगा तो कौन होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। पक्षांतर करने के बाद साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, भाग देने के बाद टेन एक्स बराबर 1 हो गया। और टेन एक्स 1, देखिए टेन का मान एक 2 चरण में होता है, पॉजिटिव वैल्यू पहले में और तीसरे में। और तीसरे का मतलब उस रेंज के बाहर निकल गया। 0 से पाई पहले और दूसरे चरण के बीच की बात हो रही है, तो उसके बाहर वो अगर निकल गया तो यहां से x किसके बराबर हो गया? x π/4 हो गया, जो उस रेंज 0 से पाई के बीच के अंदर है। हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी। तो राम प्रकाश जी, आपका भी उत्तर हमारा सही था, जसवंत जी का भी उत्तर सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी में यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1
ए बराबर -11/7, बी बराबर 13/7 हो तो सी का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो परीक्षा के अंदर जिस स्टेटमेंट पर, जिस लैंग्वेज में, जिस प्रकार से प्रश्न आया उसी प्रकार से मैंने लिखा है। हो सकता है कि ये लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय का जो स्टेटमेंट है ये परीक्षा के अंदर नहीं लिखा गया हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए जैसे रोल्स थ्योरम के लिए f' 0 के बराबर होता है, लेकिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए f' इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a हुआ करता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको स्टेटमेंट के आधार पर सॉल्व करना है। f' किसके बराबर होगा? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो पहला काम fx आपके पास में है, f' करें, fb निकालें, fa निकालें, f' को fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के अंदर मान रखें और c की जो इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसके माध्यम से आप c का मान निकालें। कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी सी लंबी रहे आपके लिए, क्योंकि 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करना पड़ सकता है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। देखिए सर, सबसे पहला काम f(x) जो है हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है, तो यहाँ से f' की बात करूँगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से f' निकल गया 2c माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अपना f' तो निकल आया। क्लियर? नंबर दूसरी बात, अब यहाँ पर वापस से बात करता हूँ f(x) x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, तो मैं यहाँ पर fa निकालना चाहता हूँ। f माइनस 11/7 की बात करूँगा, इसका वर्ग करने पर 121/49, माइनस माइनस का गुणा प्लस 33/7 माइनस 1, 49 आपका लसअप बनने वाला है। 121 प्लस 7 का गुणा करने पर 7 या 21 हासिल 2, 21 और 2 23 माइनस 49। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 और 1 2 उधार लेकर के 12 में से 9 गया 3, 1 और 3 4 में से 4 गया 0, 2 और 1 3, 303/49, ये fa का मान हो गया। इसी प्रकार से जब मैं fb की बात कर रहा हूं, यानी f में 13/7 रखने की बात कर रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/7 का स्क्वायर 49 माइनस 13 और 3 का गुणा 39/49। इसका मतलब मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर माइनस 3x है और हम लोगों ने गलती ये कर दी इस स्थान के ऊपर प्लस लिखने की, तो ये माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा और इसके कारण ये रिजल्ट हमारा गलत हो रहा है। चलो वापस से कैलकुलेट करते हैं। 121 माइनस 9 और 1 10 हासिल 1, 5 और 3 8, 280/49। हल करने पर माइनस 9 और 1 10, 3 और 5 8, माइनस 59/49 माइनस 159/49 हो गया। चलिए यहां पर माइनस 39/49 और पीछे रहा माइनस का 1। ठीक है जी, वापस से चेक कर लेते हैं। 169/49, 39/7 माइनस का 1, एलसीएम लेते हैं। 49 आपका लसअप हो गया 169 माइनस 7 का गुणा 7 9 63 हासिल 6, 21 और 6 27 माइनस 49, 169 माइनस 9 3 12 हासिल 1, 5 और 7 12 हासिल 1, 322/49। सॉल्व करने के बाद माइनस 9 और 3 12, 7 और 5 12, 153/49, ये परिणाम आपका बन रहा है। देखिए अब हमारी बात हो रही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है -11/7 है,
तो ये पहली वाली कैलकुलेशन हमारी सही थी। -11 का गुणा है ना, बिल्कुल सर। यहाँ पर फिर पहले जो किया था वो सही था हमारा। 1 और 1 2, 3 2 5, 2 1 3, -49/49। सॉल्व करने पर 303/49, जो फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन वो सही रही। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की बात करेंगे तो एफ डैश सी हो रहा है हमारा 2c माइनस 3। एफ बी का मान -153/49 माइनस एफ ए का मान 303/49, बी माइनस ए, बी का मान 13/7 माइनस ए का मान -11/7। चलिए सर सॉल्व करते हुए 2c माइनस 3 बराबर अंश में लसअप आपका 49 बना। ये रिजल्ट रहा माइनस का 3 और 3 6, 5, 3 और 1 4। नीचे लसअप आपका आ गया 7 माइनस प्लस 24। चलिए भाग उलट गुणा करके सोचते हैं क्या स्थिति है। 2c माइनस 3 बराबर -456/49 भाग उलट गुणा 7/24। 7 के पहाड़े से 49 7 बार कटेगा और लगता है 24 के पहाड़े से भी कटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो 24 के पहाड़े से 24 एकम 24, 21 बच गया, 24 नम 216। तो रिजल्ट है 2c माइनस 3 बराबर -19/7 वज्र गुणा 14c माइनस 7 या 21 बराबर -19। सॉल्व करते हुए 14c बराबर -21 गया उधर, जुड़ गया 2 और c का मान 1/7 अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हमारी लंबी रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास जी एक प्रश्न की बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही की क्लास के अंदर एक प्रश्न जो है आपका सेम आ जाएगा। देखिए जो प्रश्न मैंने यहां पर लिखा है वही प्रश्न आपने पूछा है, अभी आ जाएगा विकास जी यह प्रश्न। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि f(x) बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 हो तो अंतराल जिसमें f(x) रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है वह होगा। प्रश्न कह रहा है कि इस फलन में रोल प्रमेय की सभी शर्तें फुलफिल हो वो अंतराल कौन सा होगा। देखिए पहली शर्त सतत होना, तो जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, सतत हुआ करते हैं। उसके बाद जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। तो दो शर्तें तो आपको चेकआउट करना ही नहीं होता है क्योंकि वो सतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। कौन सा, जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है। मैंने यहां पर मॉड फंक्शन के बारे में बात नहीं की, मैंने किसी इनवर्स फंक्शन के बारे में बात नहीं की है, केवल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लॉग का फलन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, सारे के सारे ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब रोल प्रमेय की जो शर्त है तीसरे नंबर की वो लगनी चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी की शर्त लगनी चाहिए। तो देखो किस इंटरवल के अंदर हमारी एफ ए एफ बी की शर्त पूरी होती है, यही तो कह रहा है रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। पहली शर्त में सतत होना, अलजेब्रिक फंक्शन है सतत होगा। दूसरी है डिफरेंशिएबल होना, डिफरेंशियल भी ये निश्चित रूप से होगा। और तीसरी शर्त है एफ ए बराबर एफ बी होना। मनोज जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया है क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो सम फलन है, x की 2 घात, x की 4 घात। तो अगर 1 रखोगे तब भी रिजल्ट, -1 रखोगे तब भी वही परिणाम हमें प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए हमारे रोल्स थ्योरम है, और तीसरी शर्त हमारी क्या कहती है, एफ ए बराबर एफ बी होना। चलिए बाय ऑप्शन हम लोग इसको चेकआउट करना चाहेंगे। बाय ऑप्शन फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴
-4x² + 5। चलिए मैं जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करता हूँ, एफ ए का मतलब है F0 से, जो कि आपका परिणाम 5 है। एफ बी का मतलब है F2 से, और ये परिणाम 2 की घात 4, 16 का 3 से गुणा 48, 4 चौक 16 + 5, तो ये रिजल्ट आपका आ गया 32 और 5 37। इस स्थान के ऊपर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, ऑप्शन ए नहीं हुआ। वैसे बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता लग जाना चाहिए, जैसे मनोज जी, विकास जी और मनीषा जी को पता लगा, इसी क्रम के अंदर राम प्रकाश जी और जसवंत जी को पता लगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करेंगे। एफ ए, एफ ऑफ -1 3 -1 की घात 4 -4 -1 की घात 2 + 5। ये रिजल्ट आपका सारे 3 -4 + 5, 5 और 3 8 में से 4 गया, ये परिणाम 4 के बराबर है। और जब मैं एफ बी के रूप में F1 की बात करता हूं तो 3 1 की घात 4 -4 1 की घात 4 2 + 5, वापस से 4 आ गया, तो इस स्थान के ऊपर एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो रोल प्रमेय जिस अंतराल में लग रहा है वो हमारा अंतराल -1 से +1 है। प्रीति जी आपका भी आंसर सही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अभी अभी जो प्रश्न हम लोगों को पूछा गया था, जिसको मैंने कहा था कि भाई आपका जो प्रश्न अभी थोड़ी देर बाद इसी क्लास के अंदर आ जाएगा, और ये प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो विकास जी आपका जो है प्रश्न ये है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के लिए लैग्रांज मध्यमान प्रमेय अंतराल जिसमें सत्य नहीं है, यानी ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्य नहीं है, उस अंतराल के बारे में बात करते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात, अगर मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करता हूं तो पहली शर्त क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत। पहली शर्त यह है, कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय। समझ गए बात को। अब ध्यान दीजिए, जब मैं इस मॉड फंक्शन के ग्राफ की बात करता हूं, चलिए यहां पर मनीषा जी आपका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आप मनीषा जी दे रहे हैं। मॉड फंक्शन के अगर ग्राफ की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा, या मॉड फंक्शन नहीं है क्या, तो मॉड फंक्शन का ग्राफ हमारा ऐसा बना करता है। अब ध्यान दीजिए, ये मॉड फंक्शन का ग्राफ जो रहा वो सर्वत्र सतत है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स सर्वत्र सतत है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ हमारे द्वारा बगैर पेन पेंसिल उठाए बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मॉड फंक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो जहां पर जो शार्प एजेस आपको नजर आ रहा है, जो तीखा नुकीला नोक है, यानी जो शार्प टर्न हो रहा है, तीखा नोक, उस स्थान पर ये जो एफ एक्स है बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। और जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम की बात की, हमने ओपन इंटरवल लेने की बात की है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, -1 से 0, जिसमें -1 0 शामिल नहीं है, तो -1 से 0 में 0 जब शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल कर दोगे ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो अब जब 1 बाय 1 ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओपन इंटरवल -1 0 में अवकलनीय है, कि सतत तो सब है। तो इसका मतलब यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम की शर्त पूरी हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, तो 0 से 1/2 की बात कर रहा हूं, इसमें ये अवकलनीय है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, ओपन इंटरवल लेना होता है अवकलनता के अंदर, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है, तो इसके अंदर भी ये अवकलनीय है। जब तीनों के अंदर हो गया सर्वत्र, यानी हर स्थान के ऊपर अवकलनीय है, तीनों इंटरवल के अंदर वह सतत भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन इसके अंदर लग रही है। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं, -1 1 में यह
x बराबर 0 पर, क्योंकि -1 से 1 के बीच में, भाई -1 1 शामिल नहीं है, लेकिन उसके बीच के अंदर एक वैल्यू 0 जरूर है, में x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रश्न होगा, इस अंतराल के अंदर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की पालना नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट है थ्योरम का। सोचना है कि कौन सी थ्योरम का ये स्टेटमेंट हमको पूछा जा रहा है। यदि फलन f क्लोज इंटरवल a कॉमा a प्लस h, इसको a कॉमा b भी पढ़ सकते हो आप, है ना, क्लोज इंटरवल a b भी पढ़ा जा सकता है। तो a कॉमा a प्लस h, h ग्रेटर देन 0 पर इस प्रकार परिभाषित है कि पहली शर्त f क्लोज इंटरवल a प्लस h में सतत है। स्टेटमेंट नंबर 2 f ओपन इंटरवल a प्लस h में अवकलनीय है। तब एक थीटा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1 का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा h कहलाता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या कहलाता है? प्रीति जी बिल्कुल पहचान गए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, रॉल्स थ्योरम। अब देखो रॉल्स लिखो, रॉल्स का मतलब अंग्रेजी पढ़ लेना सर, वो बेसिकली रोले है ना। टेलर प्रमेय, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशी मध्यमान प्रमेय, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए प्रीति जी, मनीषा जी, विकास जी, आप तीनों के आंसर सही हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं राम प्रकाश जी? तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। मनोज जी आपका भी उत्तर गलत आ गया है। चलिए ऑप्शन बी राम प्रकाश जी दे रहे हैं, ये भी उत्तर गलत है। सर ये सीधा सीधा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का तो स्टेटमेंट है भाई, वो जो पहले स्टेटमेंट था वो भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का था, ये स्टेटमेंट भी हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। रही बात जो अपना उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन डी के रूप में दे रहे हैं, सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं तो उसमें रॉल्स और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ही आप पढ़ा करते हैं, न तो आपने टेलर थ्योरम को पढ़ा है, न आपने जो है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है द वैल्यू ऑफ थीटा इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, यानी कि फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी के लिए अंतराल 0,1 में, देखो अंतराल लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमेशा 0,1 अंतराल होता है, क्लियर है। अंतराल 0,1 में थीटा का मान ज्ञात करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के आधार पर ज्ञात करना है। देखिए सर ध्यान देना, थीटा लिखा हुआ नहीं है लेकिन जैसा मैंने आपको कहा थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अभी अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा। एक बात, अभी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट भी यहां पर इसके साथ में दे दिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ध्यान देना, मैंने जब स्टेटमेंट बोला ए के रूप में बोला, यहां पर लिखा है वो एक्स के रूप में लिखा है। ए के रूप का जो स्टेटमेंट देखिए, अभी हमने ये पढ़ा था एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। इस बार उसने एक्स के रूप में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है थीटा का मान क्या है। चलिए विकास जी आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। हो सकता है ये स्टेटमेंट हमारी परीक्षा के अंदर नहीं हो, तो ये स्टेटमेंट दिमाग में होगा तभी हम थीटा का मान निकालने की स्थिति में रहेंगे। और इस स्टेटमेंट के लिए देखिए एफ एक्स चाहिए जो हमारे पास में है, एफ एक्स प्लस एच चाहिए जो हम निकाल देंगे, और एक अवकलन करने के बाद एफ डैश एक्स के बाद एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच निकालेंगे और थीटा का मान 0 से 1 के बीच में हम लोगों को प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार से, एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
एफ एक्स का मान हमारे पास में है। दूसरा एफ एक्स प्लस एच निकालना चाहते हैं, इसका मतलब एक्स को हटाना एक्स प्लस एच लगाना, बी एक्स को हटाना एक्स प्लस एच लगाना प्लस सी। चलिए इसको जो प्रसार करते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 a एच एक्स हो गया, प्लस ए एच स्क्वायर प्रसार कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद अवकलन करना है, एफ डैश एक्स अवकलन करने पर 2a एक्स प्लस बी, और इस अवकलन के अंदर मुझे x प्लस थीटा एच रखना है। तो ध्यान दीजिए 2a x को रिप्लेस करना है x प्लस थीटा एच के द्वारा प्लस में b, तो ये रिजल्ट आपका हो गया 2ax प्लस 2a थीटा एच प्लस b। जब ये तीनों मान आपके पास में आ गए तो हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको दिया जाए, जिस पेपर के अंदर प्रश्न था वहां स्टेटमेंट थे, हो सकता है नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। तो अपना जो है f ऑफ a प्लस एच या x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, इट मीन्स एफ एक्स प्लस एच एफ डैश a प्लस थीटा एच यानी x प्लस थीटा एच। अब इसके अंदर वैल्यूज को रख लेते हैं हम लोग। एफ एक्स प्लस एच का मान ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a एच एक्स प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स का मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच का ये जो मान है इसका एच से गुणा करके लिख देता हूं, क्योंकि इसका मान इसका गुणा h से हो रहा है तो उसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो गुणा करने पर 2a एच एक्स, फिर h से गुणा करने पर 2a थीटा एच स्क्वायर, और h से गुणा करने पर bh, ये बीच में बराबर का निशान है। आप देख रहे हैं ये स्थिति जो है हमारी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, बाकी का राइट साइड का पार्ट है। अब लेफ्ट और राइट के अंदर जो आपके इक्वल हैं, एक जैसे वेटेज रखते हैं, उसको काट लें। ए एक्स स्क्वायर कट गया, इसी क्रम में बी एक्स से बी एक्स कट गया, और बी एच से बी एच कट गया। और कुछ कटता है क्या? और कुछ सी से सी भी कट रहा है, सी से ये सी भी कट गया, इसको भी काट लेते हैं। और मुझे एच का मान चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन आ रहा है ए एच, पीछे रह गया ए एच, कॉमन आने के बाद में ए एच 2x प्लस एच, सामने की ओर कॉमन क्या आ रहा है 2a h कॉमन आ रहा है, 2a h, सही है ना। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है 2h कॉमन आने पर। x प्लस 2a h गया तो थीटा h, 2a से सॉरी केवल a से कट रहा है, ah से ah कट गया। वापस एक बार गुणा करते हैं, खोलते हैं, तो रिजल्ट है 2x प्लस एच इज इक्वल टू 2x प्लस 2 थीटा एच। देखिए 2x से 2x भी तो कट गया, यहां पर s से s भी कट रहा है, h इज इक्वल टू 2 थीटा एच, h से h कट गया, तो यहां से 1 टाइम कटने पर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा का मान कितना हो गया 1/2। अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो है आपने अपना, मनीषा जी आपका आंसर ठीक था, राम प्रकाश जी आपका भी उत्तर सही था, जसवंत जी का उत्तर सही था। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे। अगली क्लास में फिर से हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में ही बात करेंगे। अवकल गणित वापस से और हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो अगली क्लास के अंदर हो सकता है कुछ इनमें से आए, और कुछ आगे बढ़ते हुए हम टेंजेंट नॉर्मल के कुछ प्रश्नों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो भी प्रश्न हमारे हो सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमा इन वन वेरिएबल, वो प्रश्न भी संभव है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।